हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को राम राम। जल्दी से जुड़ जाएं भाई, अपना सेशन स्टार्ट हो चुका है। जो 8:30 बजे की हरियाणा जीके की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे हरियाणा के जो रोड ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, सड़क परिवहन, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे भाई हम। ठीक है, पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले हमने 2 पार्ट करा दिए थे। पहली कक्षा में हमने क्या करवाए थे, सड़क परिवहन से रिलेटेड हमने करवाए थे हरियाणा में जितने भी नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी कि नेशनल हाईवे हैं, वो सब मैंने इस मैप पर आपको डिनोट करके एक एक उसको समझाया था अच्छे तरीके से। कौन सी जगह किस नेशनल हाईवे पर आती है, कौन सी झील आती है, ये सब मैंने आपको कवर करा दिया था। इसके अलावा मैंने जो पिछली क्लास थी आपकी NH44 और NH09, ये दोनों मैंने आपको नेशनल हाईवे कल की क्लास में पढ़ा दिए थे। और यहाँ से कल तो नहीं कहूँगा भाई, 3 दिन पहले, क्योंकि बीच में 3 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसका कुछ कारण था भाई। ठीक है, एक दिन नेट का इशू था भाई, नेट मेरे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया था, और दूसरा दिन मेरी बहन घर पे आ गई थी, इसलिए वहाँ पे मैं आपको वीडियो नहीं बना सका या आपके लिए कक्षा नहीं ला सका। तो 3 दिन ये क्लास बंद रही। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं तीसरी क्लास, सड़क परिवहन की पार्ट 3। पिछली क्लास में मैं कहूँ तो मैंने नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 09, ये 2 महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे हैं हरियाणा में। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने बनते थे यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कवर कराने की कोशिश मैंने की थी। आज हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हरियाणा में एक्सप्रेस वे। ठीक है भाई, हरियाणा में कितने एक्सप्रेस वे हैं, ठीक, और कहाँ कहाँ हैं, ये सब हम पढ़ेंगे भाई। तो मैं बता दूँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज एक्सप्रेस वे। ठीक, एक्सप्रेस वे होता क्या है, जहाँ पर, ध्यान से सुनना, जहाँ पर लेन की संख्या 4 से ज़्यादा हो, जिस रोड पर लेन की संख्या 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा लेन वाला या लेन वाली सड़क कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस वे। अब हरियाणा में कहाँ कहाँ पे है ये जानना ज़रूरी है। उससे पहले मैं हरियाणा में कहाँ से है, पहले मैं उसको यहाँ पे मैप में डिनोट करवा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। जो आपका नेशनल हाईवे 44 है, जो आपका अंबाला से आता है और इधर यमुना नदी के पास वाले ज़िलों में से होते हुए यहाँ पे है आपका कुंडली बॉर्डर वे, जहाँ पर हमारे किसान धरने पर बैठे हुए हैं काले कानून को रद्द करवाने के उद्देश्य से। ठीक, कुंडली, यहाँ पे कुंडली है, और यहाँ से कुंडली होते हुए यहाँ पे दिल्ली, और दिल्ली से होते हुए आगे फरीदाबाद, और फिर आपका ये पलवल, और फिर नीचे ये आगरा की तरफ चला जाता है भाई, यूपी में। ठीक है, तो ये तो आपका नेशनल हाईवे कौन सा है भाई, 44। समझ में आया तक? इसके बाद आगे चलते हुए हम समझेंगे कि जो नेशनल हाईवे 44 है, इसका क्या उद्देश्य है इस मैप पर बनाने के लिए, मैप पर बनाने का। तो इसका उद्देश्य ये है कि ये आपका यहाँ पे कुंडली हो गया भाई। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया कि इस भाई कोई भी ये नेशनल हाईवे है, तो हमें यहाँ से देखो दिल्ली से होते हुए अगर हमें सीधा आगे फिर हरियाणा में दोबारा प्रवेश करना पड़ता है, फिर आगरा जाना है, तो ये बीच में दिल्ली से होकर गुजरना पड़ता है। और दिल्ली में आप जानते हैं जाम की कितनी भयंकर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया कि जो भाई दिल्ली नहीं जाना चाहता, इसी नेशनल हाईवे पे आगे बढ़ना चाहता है, आगे की ओर जाना चाहता है, उसको दिल्ली में जो जाम होता है उससे निजात दिलाने की सरकार ने क्या किया, एक सर्कुलर रोड बना दिया दिल्ली के बाहर बाहर भाई। ये इस तरीके से सरकार ने क्या कर दिया, एक सर्कुलर रोड बना दिया। समझ में आया? जो इधर है, जो पूर्व की साइड है, इसको नाम दिया गया पूर्वी परिधीय ठीक है, और इधर जो दिया गया, इसको दिया गया था पश्चिमी परिधीय। ठीक है, क्या नाम दिया गया इसको, पश्चिमी परिधीय और पूर्वी परिधीय है। इसको क्या नाम दिया गया, पश्चिमी परिधीय। परिधीय का मतलब यानी कि परिधि, किसी भी सर्कल के चारों ओर जो बाउंड्री होती है भाई, उसको क्या कहते हैं,
सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस को हिंदी में कहते हैं परिधि। तो ये एक सर्कल है, सर्कल के चारों ओर इसको क्या बोलेंगे, परिधि। तो पश्चिम की तरफ है जो आपका नेशनल ये सर्कुलर रोड बनाया गया बाहर बाहर दिल्ली के, इसको बोला गया पश्चिम परिधि, और पूर्व की तरफ बनाया गया वो बोला गया पूर्वी परिधि। एक्सप्रेस वे आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये भी आपका एक्सप्रेस वे। ठीक है, यहाँ तक साथ साथ समझने की कोशिश करना भाई एक बार। अब यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे है यूपी में प्रवेश करोगे तो आपका इधर पड़ जाएगा भाई आपका गाजियाबाद, क्या गाजियाबाद, इधर आपका नोएडा, और ये आपका फरीदाबाद भाई। ठीक है, कौन सा है, फरीदाबाद। इधर जब हरियाणा में आप बात करेंगे, हरियाणा के एक्सप्रेस वे की, भाई हम बात कर रहे हैं हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो हरियाणा में एक्सप्रेस वे पढ़ेंगे, एक्सप्रेस वे पढ़ रहे हैं तो हरियाणा में कौन सा एक्सप्रेस वे है, पूर्वी एक्सप्रेस वे है या फिर पश्चिमी है, तो हम कहेंगे हरियाणा में तो पश्चिमी है। तो ये इधर से ये आपका यहाँ से नीचे जाके पलवल में वापस टच कर जाता है भाई। ठीक है, जब ये आपका एक्सप्रेस वे है दोनों साइड से, ये जो सर्कुलर रोड बनाया गया है ये कुंडली से होते हुए इधर जाके वापस पलवल में NH 44 में मिल जाता है, और इधर से भी वापस आपका पलवल में मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हरियाणा में सबसे पहले एक्सप्रेस वे बादरगढ़ होते हुए, नारनौल होते हुए, खरखोदा होते हुए, बादड़ी होते हुए आता है भाई। ठीक है, ये आपका हो गया इधर खरखोदा, इधर आपका बादरगढ़। ठीक, यहाँ पे आपका है बादड़ी भाई। ठीक, समझ में आया, यहाँ पे क्या है, बादड़ी। उसके बाद बादड़ी के बाद आपका आता है फरुखनगर भाई। यहाँ पे आपका फरुखनगर, यहाँ पे आपके पचगांव, और यहाँ पे आपका नू। ठीक है, और वापस किस में मिल जाता है, NH 44 में मिल जाता है भाई। गर्मी बहुत है, एक बार पानी पी लूँ मैं, आप नोट करते हैं भाई साथ साथ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों एक्सप्रेसवे के बारे में, जो सर्कुलर रोड है, पूर्व परिधि एक्सप्रेसवे और पश्चिम परिधि एक्सप्रेसवे, इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा जो हरियाणा में नहीं पड़ता है, पूर्वी परिधि एक्सप्रेसवे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे आपका फरुखनगर के बाद मानेसर भी है भाई, याद रख लेना, जगह नोट कर लेना। ये मानेसर बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिहाज से। ठीक है, फरुखनगर के बाद सॉरी यहाँ पे मानेसर है आपका, पचगांव पहले है और मानेसर बाद में। ठीक है, आया समझ। अब हम पढ़ेंगे पूर्व परिधीय एक्सप्रेसवे। जो पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे है, इसकी मैं आपको लंबाई बता दूं तो इसकी 135.5 किलोमीटर है भाई। कितनी है, 135.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब ये बात आती है शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये होता है सोनीपत के भाई कुंडली से शुरू और पलवल में ख़त्म कहाँ पे होता है, पलवल में NH 44 में मिल जाता है भाई। ठीक है भाई, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, पढ़ते रहिए, क्योंकि देखो कुछ भी नहीं पता, अभी पंचायती चुनाव भी हैं, क्या पता एग्ज़ाम लेट भी हो जाए, परंतु आपको वो चीज़ें नहीं देखनी है। ठीक है, अपने लिहाज से आप ये मानो कि आपके एग्ज़ाम के दिन केवल
40 से 50 दिन बचे हैं आपके पास, बस ये मान के चलो। उस लिहाज से आप तैयारी करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। कुंडली से शुरू होता है, पलवल में ख़त्म होता है, NH44 में जाके मिल जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम लिखना भाई एक बार। दूसरा नाम इसको कहते हैं KGP एक्सप्रेसवे। समझ में आया? के से बनेगा कुंडली, क्योंकि कुंडली से स्टार्ट होता है, जी से बनेगा गाजियाबाद और पी से बनेगा पलवल, ठीक है। कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, ये इसका दूसरा नाम है। अब बात आती है इसका रख रखाव कौन करता है भाई। इसका करता है NHI, जिसकी स्थापना 1988 में होती है। और NHI की फुल फॉर्म आपको एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, इसकी रख रखाव का काम ये करता है भाई, ठीक है। एक बार नोट कर लें, उसके बाद पढ़ेंगे हम पश्चिमी एक्सप्रेसवे, जो हमारे हरियाणा जिले के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है। और यही हमारे हरियाणा में केवल एक एक्सप्रेसवे है भाई। कितना है? एक एक्सप्रेसवे है, वो हम पढ़ेंगे। एक बार नोट कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हरियाणा में कितने एक्सप्रेसवे हैं? आपसे पूछे एग्जाम में हरियाणा में एक्सप्रेसवे की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर देना है 1, ठीक है। ये भी पूछ सकता है हरियाणा में एक्सप्रेसवे है वो, सॉरी हाँ, हरियाणा में एक्सप्रेसवे है वो कहाँ तक शुरू होता है, तो आपको याद रखना है कुंडली से पलवल तक। समझ में आया यहाँ तक? अब आगे चलते हैं भाई। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी परिधि, हमने एक एक्सप्रेसवे पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करूं तो उससे 1 पॉइंट ज़्यादा उसकी थी, 135.5 एक्सप्रेस वे पूर्वी परिधीय की। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पश्चिम परिधीय एक्सप्रेस वे की, जिसकी लंबाई 135.6 है, ठीक है। इसका दूसरा नाम, शुरू तो भाई वहीं से होता है जहाँ से वो पहला होता था, वहीं पे ख़त्म होता है। दूसरा नाम इसका है KMP एक्सप्रेसवे, ठीक है। KMP से क्या फुल फॉर्म है इसकी? K से बनेगा कुंडली, M से बनेगा मानेसर और P से बनेगा पलवल, यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, ये आपसे बोला जाता है। और इसके मैं रख रखाव की बात करूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जिसका जो काम करता है HSIIIDC, ठीक है। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ इसकी, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जा सकती है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ठीक है। ये एक संस्थान है जो इसके रख रखाव का काम करता है भाई, ठीक है। क्योंकि हरियाणा में, तो हरियाणा का जो बोर्ड है जो एक्सप्रेसवे का, वही इसका रख रखाव करेगा, ठीक है भाई। अब बात आती है यहाँ पर एक जगह आती है पचगांव। ये वही पचगांव है जो मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि जो इस पश्चिम परिधीय एक्सप्रेस वे पे जो 5 गांव आते हैं उनको एक नाम दिया जाएगा पचगांव, परंतु इस पर उसके द्वारा कोई काम नहीं किया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और अब जो दुष्यंत चौटाला है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, वो इस पर काम कर रहे हैं पचगांव। पचगांव का मतलब होता है 5 गांव। इसके आसपास के जो इस एक्सप्रेसवे के जो आसपास के 5 गांव हैं उनको मिलकर एक छोटी सी एक जगह बनाई जाएगी, एक उसको बोलेंगे पचगांव। अब इसमें बात आती है, इसमें गांव कौन कौन से हैं? वो 5 गांव, ठीक है भाई। मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पचगांव, ठीक है।
पहला है चंदेला, ये सबसे बड़ा गांव है, याद रखना। इन पांचों में सबसे बड़ा गांव कौन सा है? चंदेला। फिर आपका है फैजलवास, एक है ग्वालियर, फिर है ककरोला, और एक गांव और बचता है जिसका नाम है फकरपुर भाई। ठीक है, क्या नाम है? फकरपुर। मैं अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लेना और आपका कॉपी में, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फकरपुर, ककरोला, ग्वालियर, फैजलवास, चंदेला। चंदेला सबसे बड़ा गांव है इन पांचों गांवों में, और इनको मिलाकर एक जगह बनाई जाएगी जिसका नाम पंचगांव दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये थी भाई आपका सड़क परिवहन से रिलेटेड हमारा एक्सप्रेस वे। हमने पढ़ा हरियाणा में केवल एकमात्र एक्सप्रेस वे है, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है डिटेल में। एक सर्कुलर रोड यहाँ से निकाला गया है कुंडली से, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एक परिवहन और बचता है हरियाणा में, जो सबसे महंगा परिवहन माना जाता है, वायु परिवहन भाई। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लें, उसके बाद आगे चलेंगे भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको टाइम ना लगे अभी नोट करने में, बाद में आप नोट कर सकते हैं। तो भाई चलते हैं आगे, हम जहाँ पर पढ़ेंगे वायु परिवहन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायु परिवहन। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हरियाणा में कहाँ से, हरियाणा में भाई जब जहाज़ें उड़ती ही नहीं है जहाज़ से कहीं से, तो फिर उसके बारे में पढ़ना भी क्या, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। परंतु कई बार एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में वायु परिवहन। वायु परिवहन सबसे महंगा परिवहन है। अब महंगा परिवहन है तो भाई ये किसी भी जगह पर बहुत कम समय में जा सकता है। किसी सामान को ले जाने में, किसी व्यक्तियों को ले जाने में सबसे कम समय लेता है, और सबसे कम समय लेता है तो सबसे महंगा भी होगा, क्योंकि ईंधन की खपत इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे महंगा परिवहन माना गया है ये। अब हरियाणा में बात करूं तो दो तरह के भाई वायु से रिलेटेड दो तरह के हवाई अड्डे होते हैं। एक होता है असैनिक हवाई अड्डा, दूसरे होते हैं सैनिक हवाई अड्डे। ठीक है, दो तरह के हवाई अड्डे होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सैनिक हवाई अड्डे के बारे में। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में कई बार एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट यानी कि पॉइंट करवाने की वहाँ पे कोशिश करूँगा, ताकि आपको वो, अगर आप पढ़ के भी जाएं, नहीं भी पढ़ के जाएं, इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन चीज़ों को ना छोड़ के जाएं जो आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हरियाणा में केवल एक तो अम्बाला है और एक है हिसार। इन दो जगह पर ही सैनिक हवाई अड्डे हैं। तो हरियाणा में कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं भाई? दो। आपसे पूछे एग्जाम में, आपसे पूछे कि वायु परिवहन से रिलेटेड, या फिर पूछे हरियाणा में कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं, तो आपसे कहना है 2। ठीक है, जो अम्बाला है ये हरियाणा का पहला है भाई, हरियाणा का पहला सैनिक हवाई अड्डा। ठीक है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यहीं पर फ्रांस से लाए गए, फ्रांस से लाए गए राफेल यहीं पर स्थापित है भाई। कहाँ पे स्थापित है? अम्बाला में। ठीक, साथ साथ नोट करते रहना भाई। ठीक है, जो ये अम्बाला सैनिक हवाई अड्डा है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान से, पाक से 220 किलोमीटर की दूरी पर है भाई। ठीक है, 220 किलोमीटर की दूरी। तो भाई ये था आपका
अम्बाड़ा रेलवे स्टेशन, अम्बाड़ा वायुसेना स्टेशन और हिसार वायु स्टेशन। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है हिसार के बारे में। आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछता, आपको इतना ही नोट करना है। जल्दी से नोट कर लो। बस आपको यह याद रखना है कि सैनिक हवाई अड्डे कहाँ कहाँ हैं, हिसार और अम्बाला, ये आपको दोनों याद रखने हैं। अम्बाला के बारे में 1948 में पहला बना था हरियाणा का पहला सैनिक हवाई अड्डा कौन सा था, अम्बाला। नोट कर लें। उसके बाद आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम असैनिक हवाई अड्डे में। ठीक है, तो असैनिक जो हवाई अड्डे हैं वो आपके नारनौल, भिवानी, नारनौल लिखते रहे यहाँ पे 5 है भाई। कितने हैं? 5। पहला है आपका नारनौल, भिवानी, हिसार, जिसको हम असैनिक हवाई अड्डे को हम हवाई पट्टी भी बोलते हैं। तो कितनी है हरियाणा में हवाई पट्टी? 5 है। नारनौल, भिवानी, हिसार, पिंजौर जो पंचकुला में है। ठीक है, और 5वां है आपका करनाल में भाई। कहाँ पे है? करनाल में। ये आपके 5 सैनिक हवाई अड्डे हैं, ये आपको नोट करने हैं। जो हिसार आपका असैनिक हवाई अड्डा है, इसको कार्गो हवाई अड्डा बनाया जाएगा भाई। ठीक है, ये 7300 एकड़ जमीन पर बन रहा है भाई। ठीक है, कितनी एकड़ ज़मीन पर बन रहा है? 7300 एकड़ ज़मीन पर बन रहा है। कार्गो हवाई अड्डा बनाया जाएगा। कार्गो का मतलब जो हवाई जहाज़ है जो हमारे भारत में उनकी जो सर्विस वगैरह होती है, तो उन्हें ठीक किया जाता है, तो हमें भारत से बाहर जाना पड़ता है, सिंगापुर, दुबई। तो हरियाणा में ही हिसार में कार्गो हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। और यहीं पर इसके बाद में क्या किया जाएगा, जो हवाई जहाज़ हैं भारत में, यहीं पर उनकी सर्विस वगैरह, धुलाई वगैरह यहीं पर उन्हें ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो हिसार में बन रहा है भाई। ठीक है, इसको 2024 तक इंटरनेशनल लेवल का हवाई अड्डा बनाया जाएगा भाई। ठीक है, 2024 तक इसे इंटरनेशनल लेवल का हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की गई है। तो ये था भाई वायु परिवहन। अब इससे रिलेटेड 1-2 बातें और हैं, वो हम नोट करेंगे बोर्ड पर। एक बार जल्दी से नोट कर लें इसे। अब बात आती है, एक होता है सिविल एविएशन सेंटर। ठीक है, ये हरियाणा में 3 है। ठीक है, सिविल एविएशन सेंटर, इनका मतलब होता है जहाँ पर हरियाणा में प्रशिक्षण और ग्लाइडिंग और फ्लाइंग और ग्लाइडिंग की प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको बोलते हैं सिविल एविएशन सेंटर। हरियाणा में कितने हैं? 3 हैं। किस किस जगह पर हैं? ये आपके हैं करनाल, हिसार और पिंजौर में। करनाल, हिसार और पिंजौर। ठीक, क्या किया जाता है यहाँ पर? फ्लाइंग और ग्लाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं हिंदी में नागरिक उड्डयन संस्थान, जहाँ पर वायुयान से रिलेटेड क्या दी जाती है? जानकारी दी जाती है 3 जगह पे, करनाल, हिसार, पिंजौर में। ठीक है, अब बात आती है नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट जो है हरियाणा में, वो किस मंत्री के पास है? ठीक है, तो वो है आपका नागरिक उड्डयन मंत्री। अब आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, वो है आपके दूसरे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला। ठीक है, हरियाणा में 1996 में क्या हुई थी? कि दुर्घटना हुई थी वायुयान से रिलेटेड, वो थी आपकी चरखी दादरी वायुयान दुर्घटना। चरखी दादरी वायुयान दुर्घटना कब हुई थी भाई? ये 1996 में, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसमें कहते हैं कि 350 के करीब लोग मारे गए थे, 349। ठीक है, तो
तो ये था भाई आपका वायु परिवहन। इससे पहले हमने पढ़ा इसी क्लास में कुछ पॉइंट हमने पढ़े थे सड़क परिवहन से रिलेटेड, जिसमें हमने हरियाणा का एकमात्र एक्सप्रेसवे था उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो भाई हमारा सड़क परिवहन लगभग ख़त्म हो चुका है। एक सड़क परिवहन से रिलेटेड एक चीज़ हम छोटा सा एक रोडवेज के बारे में हम पढ़ना भूल गए हैं, इसको हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, अलग से क्लास लेके आएंगे पूरी रोडवेज पर, हरियाणा रोडवेज पर, बसों पर। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट था हरियाणा का ट्रांसपोर्ट वो हमने लगभग पढ़ लिया है, हरियाणा परिवहन। तो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।